And so far, we have discussed advantages of using expression language, how it is useful, why should we use it, what does it provides, and what simplicity level it provides. ये सब हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया, तो हमें ये पता चला कि भाई एक्सप्रेशन लैंग्वेज को हम जेएसपी में यूज़ करें तो हमारा जो कोड है, जिससे जेएसपी का कोड जहाँ पे हम डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, या तो जहाँ पे हम जावा का ऑब्जेक्ट जैसे कि बिन एक्सेस करना चाहते हैं, वो कोड काफ़ी सिंपल हो जाता है। क्योंकि अगर इसे हम कंपेयर करें पिछले कुछ मैकेनिज्म से जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे, जेएसपी यूज बिन, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हमें कोड वहाँ पे लिखना पड़ता है और वहाँ पे गलती होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक्सप्रेशन लैंग्वेज के थ्रू एक सिंपल सिंटेक्स मिलता है कि जो हम उस लंबे चौड़े सिंटेक्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और ये जो सिंटेक्स है वो सिंपल और शॉर्ट है। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ शॉर्ट एंड स्वीट सिंटेक्स। सिंपली आप यहाँ पे देखो कि आप डॉलर नेम लिखकर, अगर ये नेम किसी ऑब्जेक्ट का नाम है तो हम सिंपली ऐसा लिखकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज यही चीज़ हमें जो पहले मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया उसके थ्रू करनी हो तो हम ऐसा लिखेंगे जेएसपी यूज बिन आईडी इक्वल टू नेम, फिर क्लास इक्वल टू जो क्लास है उसका नाम, तब जाके अपने को वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। तो काफ़ी सिंपल सा कर दिया यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज का निर्माण करके। देखो एक्सप्रेशन लैंग्वेज ऐसी चीज़, मतलब कि ये जो मैकेनिज्म रखा है वो पहले से नहीं था, इसलिए इसे JSP 2.0 से इंक्लूड किया गया है। तो जो उसके पहले के वर्जन थे JSP के, उसमें एक्सप्रेशन लैंग्वेज नहीं था, तो डेवलपर्स यूज नहीं कर पाते थे। इजीली हम किसी भी बिन की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं केवल डॉट नोटेशन लिखकर। और जितने भी डेवलपर्स होते हैं आजकल, उनको ये डॉट नोटेशन तो सबको पता होता है, जनरली इजीली अंडरस्टेबल है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हमने कल भी डिस्कस किए थे कि आपका कोई पर्सन नाम का बिन है, उसकी नेम प्रॉपर्टी, एज प्रॉपर्टी हम इजीली डॉट नोटेशन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। एडिशनली वी कैन ऑल्सो एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ सम सब ऑब्जेक्ट ऑफ सम बिन। अगर पर्सन कोई बिन है और उसके अंदर एक सब ऑब्जेक्ट है एड्रेस, और उसकी कोई प्रॉपर्टी है पिन कोड, तो हम इसी डॉट नोटेशन से उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए, वो चीज़ जेएसपी गेट प्रॉपर्टी में पॉसिबल नहीं है एक्सेस करना सब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को। ये आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया बताया स्क्रिप्टलेट, और वही चीज़ आपको करवाई यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज से। ये स्क्रिप्टलेट में पूरा कोड लिखा और वही चीज़ एक्सप्रेशन लैंग्वेज में सिंपली केवल एक लाइन तो नहीं, एक लाइन से भी आधा, मतलब 2-3 शब्दों में ही वो लिख के अचीव किया जा सकता है। नाउ एरे नोटेशन देखो, हमने जब एक्सप्रेशन लैंग्वेज की बात की और जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो हम एडवांटेजेस की बात करें, जब हमने एडवांटेजेस की बात की तो मैंने आपको ये बताया था कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है उसमें हम बिन की ऐसी प्रॉपर्टी को भी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि जो एक एरे हो या कलेक्शन हो। क्योंकि जब हम जेएसपी यूज प्रॉपर्टी, फिर जेएसपी यूज बिन, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी और जेएसपी सेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो अगर बिन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कलेक्शन है या एरे है, तो उसको एक्सेस करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लैंग्वेज उसमें भी, मतलब ऐसे केसेस में भी कि जहाँ पे आपके बिन की प्रॉपर्टी एक कलेक्शन है खुद, तो उसको एक्सेस करने का भी अपने को एक सिंपल तरीका देती है
तो हम उसकी अभी चर्चा करेंगे। Expression language also provides the array notation as variant of the dot notation. That is, we can replace uh, $name dot property with like this $name and property. तो ये एक्चुअली अगर आपका प्रॉपर्टी ऐसा है कि जो एरे है, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपली एरे नोटेशन। एरे नोटेशन में भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली किया क्या है पता है, ये आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज में ही बिन की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का दूसरा तरीका बताया। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर आपको चाहिए, स्टूड आपका बिन है और उसका रोल नंबर चाहिए, तो हम ऐसा लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब वही चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टूड कर्ली ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा अंदर रोल नंबर। कर्ली ब्रैकेट तो रहेगा ही दोनों केस में, डॉलर साइन भी आगे रहेगा, लेकिन ये इसी चीज को क्या कहा यहाँ पे, वेरिएंट। यही चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमें इजी रहता है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ये लिखना थोड़ा अपने को इजी रहता है डॉट नोटेशन वाला सिंपल केस में। बट देखने जैसी चीज ये है कि यहाँ पे अपने पास दूसरा वेरिएंट भी अवेलेबल है, और वो कौन सा है, एरे वाला, एरे नोटेशन का। जैसे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे को यूज करते हैं, वही नोटेशन अपने को यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिया गया है। तो अगर हम इस एरे नोटेशन को यूज करें तो उसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि वी कैन प्रोवाइड द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एट रिक्वेस्ट टाइम, दैट इज इट मे बी अ वेरिएबल। हाँ देखो, ये एक अच्छी बात यहाँ पे कही है, क्या पता है, सपोज के ये अपना एक स्टूड बिन है कि जो सर्वलेट से शेयर किया गया है ना, सर्वलेट से सपोज की रिक्वेस्ट या कहीं पे रखा गया है सेट एट्रीब्यूट करके, सेट एट्रीब्यूट करते हैं ना हम, फिर वहां पे नाम क्या रखा उसका, स्टूड, और उसकी वैल्यू कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या की दी, स्टूड। अब यही चीज जो सर्वलेट में हमने स्कॉप किया वेरिएबल को, उसको हम अपने जेएसपी पेज में कैसे एक्सेस करेंगे, अगर हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज का तो स्टूड ऐसा लिखेंगे, लेकिन हमें तो स्टूड की कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होगी। तो ये जो स्टूड ऑब्जेक्ट है सपोज हमारा, उसके अंदर रोल नंबर है, नेम है और सिटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूड डॉट सिटी लिखेंगे अगर सिटी एक्सेस करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये नोटेशन जब हमने यूज किया डॉट नोटेशन, उसमें जिस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम हमें पता होना चाहिए, तब हम डायरेक्टली उसको लिख पाएंगे। बट सपोज कि जो प्रॉपर्टी है ना, वो किसी वेरिएबल, प्रॉपर्टी का जो नाम है ना वो किसी वेरिएबल में है। समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है पी नेम, और उसके अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है सिटी, ठीक है। तो मुझे जो प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है उसका नाम क्या है, सिटी है। मुझे उसका नाम नहीं पता, मुझे केवल पता है कि ये वेरिएबल के अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूंगा, स्टूड की स्टूड की कौन सी प्रॉपर्टी में एक्सेस करना चाहूंगा कि जो वेरिएबल में हो। तो मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे कैसे एक्सेस करूं, ऐसा तो नहीं लिख सकता मैं, और यहाँ पे डबल कोट्स में भी हम नहीं लिख सकते। तो जब ऐसा केस आपके सामने हो कि जब प्रॉपर्टी का नाम आपको पता न हो और वो किसी वेरिएबल में हो, तो ये डॉट नोटेशन वाली सिंटेक्स आपको उपयोगी नहीं होगी। तब आपको यूज करनी होगी ये एरे नोटेशन। The array notation let us to use property names which are otherwise not valid with dot notation. अब यहाँ पे ये दूसरा एडवांटेज भी काफी दिलचस्प है। क्या कह रहा है पता है, कि भाई डॉट नोटेशन के जरिए आप केवल ऐसी ही प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो कि जो वैलिड नेम हो। मतलब ये प्रॉपर्टी सिटी जो है वो एक वैलिड नाम है, ठीक है।
अब सपोज कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी है, आर स्पेस नंबर। हाँ, हो सकता है। प्रॉपर्टी का नाम है आर स्पेस नंबर। तो वेरिएबल के नाम में स्पेस तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी का नाम आर स्पेस नंबर है, किसी प्रॉपर्टी का नाम, तो आप कैसे लिखोगे? स्टूड डॉट आर स्पेस नंबर। यहाँ पे तो एरर आएगी, लेकिन यही चीज आप एरर नोटेशन से लिख सकते हो। स्टूड, फिर ब्रैकेट में डबल कोट्स में आर स्पेस नंबर। इट विल अलो। तो दो एडवांटेजेस मिलते हैं अपने को एरे नोटेशन के। पहला एडवांटेज कि अगर प्रॉपर्टी का नाम आपको पता नहीं है, बिन की प्रॉपर्टी का नाम आपको पता नहीं है, वो किसी वेरिएबल से आ रहा है, तो हम एरे नोटेशन से उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा लिखकर, क्या है उस वेरिएबल का नाम हमने रखा था, प्रॉपर्टी नेम। और कुछ नेम की जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर ऐसे नेम हो प्रॉपर्टी के, तो आप एरे नोटेशन से उसे एक्सेस कर सकते हो। देखो, ये जो चीज हमने यहाँ पे दो एडवांटेजेस डिस्कस किए, वो आपको नेक्स्ट पेज में समझाया गया है उदाहरण के साथ। सी ये एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने यहाँ पे पैकेज NJS MTI हमारा, और उसके अंदर हमने एक क्लास बनाया, एड्रेस क्लास। एड्रेस क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल्स रखे हैं कि जो कैसे है, प्राइवेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट। अब ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज है। एड्रेस क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज है। एड्रेस में सिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उस हिसाब से हमने एड्रेस क्लास बनाया। अब ये देखो, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट हम ले रहे, और वो दोनों आर्ग्यूमेंट सिटी और डिस्ट्रिक्ट को असाइन कर दी वैल्यू। फिर गेटर मेथड यहाँ पे सिटी के लिए, जिसमें से हम सिटी को रिटर्न कर रहे हैं, और गेटर मेथड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें से हम डिस्ट्रिक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा बिन है। अब ये हमारा दूसरा बिन कौन सा है? ये बिन कॉलेज बिन। पहले जो बिन था वो था अपना एड्रेस बिन। अब दूसरा बिन हमने बनाया, वो है अपना कॉलेज बिन, जिसमें हम उस एड्रेस बिन का उपयोग करेंगे। देखो, ये दूसरा बिन क्लास। ये जो अपना बिन है पहला वाला, वो कौन से पैकेज में है? NJS MTI। और ये बिन जो है वो भी किस में है? NJS MTI में। अब इस बिन का नाम क्या है? कॉलेज बिन। कॉलेज बिन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी रखी है? नेम, स्ट्रिंग टाइप का। फिर देखो, एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस होता है, और एड्रेस में काफी फील्ड होती है, तो उस एड्रेस के लिए भी हमने अलग से क्लास बना लिया है। और यहाँ पे हमने एड्रेस का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एड्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लास ऐसा है कॉलेज बिन, कि जिसके अंदर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए मेंबर है। इसको हम क्या कहेंगे? सब ऑब्जेक्ट। जब कॉलेज बिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट में एक सब ऑब्जेक्ट भी होगा एड्रेस क्लास का। अब देखो, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है कॉलेज बिन का, जिसमें एक स्ट्रिंग नेम के लिए और एड्रेस क्लास का रेफरेंस ए, एड्रेस के लिए। नेम को हमने एन असाइन कर दिया, एड्रेस को ए। फिर गेटर मेथड, जिसमें गेट नेम रिटर्न कर रहे हैं नेम, गेट एड्रेस जिसमें से हम रिटर्न कर रहे हैं एड्रेस। ये दूसरा बिन अपना, जिसमें कंस्ट्रक्टर और गेटर मेथड है। अब ये हमारी सर्वलेट।
ये हमारी सर्वलेट जिसमें हम बिन्स का उपयोग करेंगे और फिर कहीं पे उसे स्टोर करेंगे। ये हमारी सर्वलेट है बिन प्रॉपर्टीज। ओके, डू गेट मेथड अपनी, और डू गेट में देखो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस का, जो पहला बिन है उसका। उसमें हमने सिटी क्या पास कर दिया, चांडुआ, और डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, ये पहले की बात है, अभी गिर सोमनाथ है मुझे पता है। सिटी चांडुआ और डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ पास किया। फिर कॉलेज बिन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब बिन बनाया, न्यू कॉलेज बिन। उसमें जो नेम है कॉलेज का नेम वो पास कर दिया, NJSMTI। और एड्रेस क्या पास किया उसका, ए मतलब कि ये रेफरेंस वेरिएबल, मतलब एट चांडुआव सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट इज जूनागढ़। अब हमने, हमारे पास जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, हमारे पास जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसमें हमने इस एट्रीब्यूट को सेट कर दिया, एट्रीब्यूट 1 नाम दिया उसको, और फिर रेफरेंस क्या दिया, कॉलेज। तो कॉलेज बिन जो है अपना, कि जिसके अंदर एड्रेस बिन भी एक पार्ट है, इस कॉलेज बिन को हमने रिक्वेस्ट में स्टोर कर दिया। किस नाम से स्टोर किया, एट्रीब्यूट 1। अब हम ये करंट रिक्वेस्ट, देखो ये तो सर्वलेट है तो प्रोसेसिंग करेगी, डिस्प्ले कोई और करेगा। डिस्प्ले करने के लिए हमने एक जेएसपी पेज बनाया है जिसको हमने वेब आईएनएफ में रखा है। तो हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे अपने एक जेएसपी पेज को। तो हमने उस जेएसपी पेज को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। अब हम उस जेएसपी पेज को देखते हैं कि जहां पे हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा जेएसपी पेज scope.jsp, और यहाँ पे हमने attrib1 दैट इज कॉलेज बिन इंस्टेंस, और लिख दिया यहाँ पे attrib1। तो इस attrib1 को, attrib1 नाम के वेरिएबल को पहले करंट पेज में ढूंढा जाएगा, नहीं मिलेगा तो रिक्वेस्ट में ढूंढा जाएगा, रिक्वेस्ट में वो मिल जाएगा। तो attrib1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली उसकी वैल्यू तो यहाँ पे हमने देखा कि एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो क्या है, कॉलेज। और कॉलेज क्या है, वो तो एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो डिस्प्ले क्या होगा, रेफरेंस डिस्प्ले होगा यहाँ पे, केवल रेफरेंस की, जो क्लाइंट के लिए कुछ काम का नहीं है। अब कॉलेज का नाम डिस्प्ले करना है, तो कॉलेज का नाम जो है वो क्या है, कॉलेज का नाम यू कैन सी NJSMTI। और वो NJSMTI जो कॉलेज का नाम है वो एक्चुअली अपने पास कहाँ पे है, इस नेम वेरिएबल के अंदर, कि जो हमें मिल सकता है गेट नेम मेथड के जरिए। बट हम जेएसपी में कोड लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, डॉलर कर्ली ब्रैकेट में एट्रीब्यूट 1 स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में नेम। तो एट्रीब्यूट 1 जो है अपना बिन, उसकी जो नेम प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली गेट नेम मेथड कॉल होगी, कॉलेज बिन की गेट नेम प्रॉपर्टी कॉल होगी, गेट नेम मेथड कॉल होगी, और रिटर्न होगा NJSMTI। फिर attrib1 डॉट एड एड्रेस, हाँ एड्रेस इंस्टेंस हम डिस्प्ले कर रहे हैं, देखो attrib1 डॉट एड। अब attrib1 जो है अपना, वो तो क्या है एक्चुअली, वो तो इसका नाम है, जो एट्रीब्यूट जो बिन हमने सेट किया उसका नाम है। और वो कौन से टाइप का है, कॉलेज, कॉलेज बिन टाइप का है। तो उसमें ए डबल डी क्या है, ए डबल डी तो एक्चुअली एक रेफरेंस वेरिएबल है एड्रेस टाइप का। तो यहाँ पे अगर हम ए डबल डी को डिस्प्ले करें, तो एक्चुअली ए डबल डी तो रेफरेंस वेरिएबल है, उसमें तो रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे भी क्या डिस्प्ले होगा, रेफरेंस, और यहाँ पे भी रेफरेंस डिस्प्ले होगा, ये मैंने अभी आपको बताया। मुझे एक्चुअली ए डबल डी रेफरेंस वेरिएबल के अंदर सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्प्ले करना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले किया सिटी इज इक्वल टू
attrib1.address.ct। attrib1 के अंदर, attrib1 मतलब कि कॉलेज बिन, उसके अंदर a डबल डी की जो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मतलब एड्रेस जो है वो कॉलेज का सब ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सिटी है। तो हमने इस तरह से उसे एक्सेस किया, attrib1.address.district, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले होगा। और डॉलर कॉन्टेक्ट डिस्प्ले किया हमने, लेकिन ये कॉन्टेक्ट वर्ड क्या है? ऐसा तो कुछ मैंने सर्वलेट से हमने स्टोर ही नहीं किया, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नाम का कोई बिन या ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं। अगर हमने यहाँ पे जेएसपी यूज बिन लिखा होता, अगर हम जेएसपी यूज बिन लिखकर ये चीज कॉन्टेक्ट बिन को एक्सेस करने का प्रयत्न करते तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो होती। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे कि लिखा है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो अगर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, कोई बिन नहीं मिलता, तो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। यहाँ पे जस्ट एम्प्टी आ जाएगा, आउटपुट में क्या आएगा? केवल एम्प्टी आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपके सामने आउटपुट, attrib1 हमारा कॉलेज बिन इंस्टेंस, तो वहां पे रेफरेंस आया कॉलेज बिन का, फिर कॉलेज का नाम njsmti, फिर एड्रेस a डबल डी खुद एक रेफरेंस है, तो वहां पे रेफरेंस आया, फिर सिटी तो चांडूवाव, डिस्ट्रिक्ट तो जूनागढ़, कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा कोई बिन है ही नहीं, हमने स्टोर किया ही नहीं है कॉन्टेक्ट नेम से, तो वहां पे एम्प्टी आ गया, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई। गॉट इट एवरीबॉडी? पता चला? Yes, sir. Yes, sir. Has anybody any doubt, friends? No, 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 sir. sir. एक्सेसिंग कलेक्शंस। अब हम बात करते हैं कलेक्शंस को एक्सेस करने की। JSP 2.0 expression language provides the same array notation as a simple and easy way to access different type of collections, that is array, list और map। आपका जो बिन है उसकी प्रॉपर्टी अगर कोई एरे है, मैप है, कलेक्शन है, लिस्ट है, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए। देखो एट्रिब नेम, अगर एरे है तो हम इंडेक्स पास कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और अगर वो मैप है, मैप कलेक्शन, तो हम उसमें की पास कर सकते हैं। पता है ना, मैप में होता है की और वैल्यू की पेयर। तो एरे नोटेशन से हम इजीली ऐसी प्रॉपर्टीज की जो कलेक्शंस है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। If the scoped variable is an array, then it can be accessed as array है तो हम इस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, आपका कोई बिन ऐसा है कि जो एरे है, तो उसके अंदर हम इंडेक्स लिखकर उसका एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। If the scoped variable is an object that implements the list interface, that is array list, then we can access as same as above। हाँ, अगर वो लिस्ट है, मतलब लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है आपका बिन, तो भी हम उसको इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट इंटरफेस में भी इंडेक्स मेंटेन होता है इंटरनली। If the scoped variable is an object that implements the map interface, then it can be accessed as attribute and key, जैसे कि mca first, and it can also be written as mca dot first, but it will be more suitable। ये सिंटेक्स जो है वो ज्यादा सुटेबल रहेगी अपने को, अगर हम किसी मैप कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे तो, मतलब कि अपना जो बिन है वो मैप को इम्प्लीमेंट करता हो ऐसा ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हम इस सिंटेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। Accessing array list from
expression language, internally actually get index method of array list is called. याद होगा शायद आपको कि हमने कोर जावा पढ़ते वक्त कलेक्शन पैकेज मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया था, तब हमारे सामने लिस्ट मैप ये सब क्लासेस आए थे, तो हमने काफी सारी मेथड्स भी उनकी डिस्कस की थी। ऐसा ही एक क्लास हमारे सामने आया था एरे लिस्ट। तो यहाँ पे अगर आपका एरे लिस्ट है मतलब कि आपका जो बिन है वो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, तो जब हम उसे एक्सेस करेंगे इंडेक्स के जरिए तो इंटरनली उसकी गेट इंडेक्स मेथड कॉल होगी, इंटरनली कॉल होगी, हम तो केवल इंडेक्स लिखेंगे। और मैप के केस में भी गेट मेथड कॉल होगी, लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास होगी, की। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप ऐसा लिखते हो, अगर आप ऐसा लिखते हो कंपनी और स्क्वायर ब्रैकेट में 0, मतलब कंपनी नाम का बीन है आपका जो एक कलेक्शन है, तो आप उसमें से पहली कंपनी को इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। इंटरनली क्या होगा, कंपनी डॉट गेट 0, इस तरह से मेथड कॉल होगी इंटरनली, कंपनी डॉट गेट और 0, वो इंटरनली होगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। Remember the difference in using array notation and dot notation. Using dot notation, the attribute name must follow the naming convention of Java, whereas array notation is free from it. ये जो दूसरा एडवांटेज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एरे नोटेशन का, उसकी बात हो रही है कि जब हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं तो प्रॉपर्टी के नेम है वो जावा के नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करने चाहिए। लेकिन अगर आप एरे नोटेशन यूज करते हो तो आप किसी भी तरह का नेम यूज कर सकते हो। अब देखो यही चीज जो अभी यहाँ पे डिस्कस की, मतलब कि सेकंड एडवांटेज, वो इस एग्जांपल में आपको बताया है। एरे का भी यूज किया है और वो नेमिंग कन्वेंशन वाली बात भी इसमें डेमोस्ट्रेट की गई है। देखो अपना एक सर्वलेट है, उसकी डू गेट मेथड। अब यहाँ पे देखो डू गेट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग एरे बनाया फर्स्ट नाम का, तो एरे का नाम क्या है, फर्स्ट, और उसमें 3 नाम रखे हैं, 3 स्ट्रिंग रखी है, ठीक है। एक एरे अपने पास, फिर एक एरे लिस्ट हमने बनाया जिसका नाम क्या रखा, लास्ट, और फिर उसमें न्यू एरे लिस्ट एम्प्टी बनाया, उसको एम्प्टी रखा, देन 3 नाम उसमें ऐड किए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपना एरे है उसमें 3 स्टूडेंट के फर्स्ट नेम है, और ये जो अपना दूसरा एरे लिस्ट है उसमें 3 स्टूडेंट के लास्ट नेम है, उन्हीं 3 स्टूडेंट्स के, ठीक है। ये सपोज कि पूनम मलकान रिद्धि मांडलिया चेतना दुधरेजिया, इस तरह से। फिर हमने हेज मैप का ऑब्जेक्ट बनाया। हेज मैप मतलब कि एक ऐसा क्लास है कि जो मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज। अब उसमें हमने पुट किया फर्स्ट रैंक, वो की है, और उसकी वैल्यू द फर्स्ट रैंकर। फिर हमने पुट किया सेकंड रैंक, और उसकी वैल्यू क्या है, सेकंड रैंकर। और फिर हमने पुट किया थर्ड रैंक, द थर्ड रैंकर। मतलब हमने जो यहाँ पे मैप बनाया उसमें हमने 3 एंट्रीज ऐड करवाई, हर एंट्रीज में की और वैल्यू ऐसा है। अब देखो यहाँ पे जो की है ना, वो तीनों में की जो हमने रखी वो ऐसी है कि जिसके नाम में स्पेस आती है, फर्स्ट स्पेस रैंक, सेकंड स्पेस रैंक, थर्ड स्पेस रैंक, इस तरह से, ठीक है। तो की यहाँ पे ऐसी है कि जिसमें स्पेस आ रही है।
अब देखो रिक्वेस्ट में मतलब ये 3 प्रकार के हमारे पास कलेक्शंस, फर्स्ट की जो एरे है, फिर लास्ट की जो एरे लिस्ट है, और रिजल्ट की जो मैप है। ऐसे 3 कलेक्शंस हमारे पास है। अब रिक्वेस्ट में मैं बारी बारी इन तीनों को रख रहा हूं। या देखो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, पहले को फर्स्ट अंडरस्कोर नेम्स, पहले को क्या नाम दिया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम्स, उसकी वैल्यू क्या है फर्स्ट, और वो फर्स्ट क्या है अपना एरे। तो पहला बिन, पहला डेटा जो मैंने यहां से स्टोर करवाया रिक्वेस्ट में वो क्या है, एक एरे है। फिर अगेन सेट एट्रीब्यूट लास्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम्स, और क्या पास किया लास्ट, ये लास्ट क्या है एरे लिस्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट की जो मैंने रिक्वेस्ट में रखा वो क्या है, वो एक एरे लिस्ट है। और तीसरा जो रखा नाम रखा उसका रिजल्ट्स, और क्या वैल्यू पास कर दी रिजल्ट, वो क्या है, वो मैप है। अब मैं किसी जेएसपी पेज को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, और फिर इस जेएसपी पेज में, इस जेएसपी पेज में हम उस बिन को मतलब इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अपना जेएसपी पेज, देखो यहाँ पे देखो रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स यहाँ पे हमने जो नाम दिया स्कोप्ड वेरिएबल को वो है जिसके जरिए हम डेटा को एक्सेस कर सकते। रिजल्ट्स में फर्स्ट स्पेस रैंक, तो रिजल्ट्स में जो डेटा रखा हमने वो क्या है रिजल्ट, वो एक हैज मैप है। तो उस हैज मैप में जब हम ऐसा लिख रहे हैं रिजल्ट्स और उसमें फर्स्ट स्पेस रैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट्स में जो फर्स्ट स्पेस रैंक की है, फर्स्ट स्पेस रैंक की, उसकी वैल्यू क्या है, द फर्स्ट रैंकर। देखो तो यहाँ पे ये जो इतना लिखा हमने, उससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, द फर्स्ट रैंकर, इतना आएगा। ठीक है, द फर्स्ट रैंकर। देखो यहाँ पे हमने लिखा है सी द फर्स्ट रैंकर। फर्स्ट रैंकर जो है वो कौन सी की से एसोसिएट किया है हमने, फर्स्ट स्पेस रैंक। तो हमने देखो एरे नोटेशन लिखा है, यूज किया है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते। अगर यहाँ पे डॉट नोटेशन लिखा होता, हम अगर डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करें तो हम ये नहीं लिख पाएंगे फर्स्ट स्पेस रैंक, इट इज नॉट अलाउड। अगर हम यहाँ पे एरे नोटेशन के बजाय डॉट नोटेशन का यूज करते हैं तो ये चीज हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये उसका एडवांटेज है एरे नोटेशन का। इज फर्स्ट नेम्स ऑफ जीरो, अब फर्स्ट अंडरस्कोर नेम्स, ये हमने किसको नाम दिया है, अच्छा ये नाम हमने दिया है ऐसे ऑब्जेक्ट को जी जहाँ पे हमने स्ट्रिंग एरे स्टोर किया है। स्ट्रिंग एरे मतलब कि जिसमें पहला एलिमेंट 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे। तो उसको एक्सेस करने के लिए नाम क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम्स। और उसमें जीरो इंडेक्स पे क्या है, उसमें जीरो इंडेक्स पे है पूनम। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, इज पूनम। ठीक है, द फर्स्ट रैंकर इज पूनम। फिर बाजू में लिखा लास्ट नेम्स ऑफ जीरो, तो लास्ट अंडरस्कोर नेम्स वो क्या है भाई, वो भी हमारे एलिमेंट का की है। उसमें जो वैल्यू है वो क्या है, एरे लिस्ट है। तो एरे लिस्ट में भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 1 2 ऐसे इंडेक्स से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे कौन है, मलकान। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा,
इज पूनम मलकान। फिर उसी तरह से सेकंड रैंक इज, तो सेकंड रैंक जो है एक्चुअली सेकंड रैंक वो क्या है, द सेकंड रैंकर। तो आउटपुट में आएगा द सेकंड रैंकर इज रिद्धि मंडलिया। फिर द थर्ड रैंकर इज चेतना दुधरेजिया। तो इस तरह से हम एरे नोटेशन का यूज करके ऐसे भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं कि जिनके नाम डॉट नोटेशन में अलाउड नहीं है। सी, द फर्स्ट रैंकर इज पूनम मलकान, सेकंड रैंकर इज रिद्धि मंडलिया, थर्ड रैंकर इज चेतना दुधरेजिया। सिंपल एग्जांपल है केवल डॉट नोटेशन को समझने के लिए। हैज एनीबॉडी एनी डाउट फ्रेंड्स? No, sir. No, sir. No, sir. रिफरिंग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स इम्प्लिसिटली अवेलेबल होते हैं जेएसपी में, ये हमें पता है। Mostly we will use JSP expression language in conjunction with the MVC. So if the server supports JSP 2.0 and the web.xml refers to servlet specification 2.4, the expression language can be used in our any of the JSP page. तो जो इम्प्लिसिट वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर, उनको भी हम अपनी एक्सप्रेशन लैंग्वेज से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सर्वर जेएसपी एक्सप्रेशन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो टू मेक expression language useful in MVC, the specification has the following implicit objects. तो ऐसे कुछ implicit objects मतलब कि variables already predefined available है जिनको हम use कर सकते हैं। जैसे कि page context, it refers to the current page context. It has properties to access request, response, session, out and application. करंट पेज मतलब कि जैसे हम अपने ट्रेडिशनल जावा एप्लीकेशन में दिस लिखते हैं ना, दिस करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे करंट पेज का रेफरेंस होता है पेज कंटेक्स्ट में। उस पेज कंटेक्स्ट वेरिएबल को हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज में। पेज कंटेक्स्ट नाम सी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में। इसका एडवांटेज क्या है पता है पेज कंटेक्स्ट का? मैंने आगे भी कहीं आपको बताया है मेरे ख्याल से पेज डायरेक्टिव के वक्त, कि पेज कंटेक्स्ट वेरिएबल ऐसा है कि जिसके जरिए आप बाकी के काफी सारे ऑब्जेक्ट्स रिट्रीव कर सकते हो। जैसे कि आप रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, आउट, एप्लीकेशन, सभी ऑब्जेक्ट्स को इस पेज कंटेक्स्ट से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स पेज कंटेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। तो आप ऐसा लिखते हो, देखो पेज कंटेक्स्ट डॉट सेशन डॉट आईडी, तो करंट सेशन का आईडी मिलेगा जो इंटरनली जनरेट होता है ना, जे सेशन आईडी वो। फिर पैराम एंड पैराम वैल्यूज, दिस ऑब्जेक्ट लेट अस टू एक्सेस द रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड द एरे ऑफ इट्स वैल्यूज। इट कैन बी यूज्ड एज, देखो अगर रिक्वेस्ट में कोई पैरामीटर आया है तो उस पैरामीटर को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऐसा लिखकर, पैराम डॉट पैरामीटर का नाम जो भी नाम है, it returns the value of the customer ID parameter. If the parameter is not available, simply it returns empty. No null pointer exception is thrown. तो ये काफी एडवांटेजियस है। हम अपनी सर्वलेट में क्या लिखते हैं, गेट पैरामीटर मेथड लिखते हैं या गेट पैरामीटर वैल्यूज यूज करते हैं। वही चीज हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं पैराम डॉट कस्टमर मतलब कि पैरामीटर का नाम लिखकर। काफी इंटरेस्टिंग और एडवांटेजियस है। फिर हेडर एंड हेडर वैल्यूज, आई हुई रिक्वेस्ट में जो हेडर्स है उनको भी इजीली एक्सेस किया जा सकता है। देखो हेडर डॉट एक्सेप्ट, हेडर डॉट हेडर का नाम। और यहाँ पे जो दूसरा एडवांटेज है एरे नोटेशन का, वो अपने को देखो यहाँ पे उसकी पावरफुलनेस का पता चलता है। सेकंड ये एग्जांपल देखो, काफी सारे हेडर्स ऐसे भी है ना जिसके नाम जावा के नेमिंग कन्वेंशन के तो ऐसे केस में अपने को एरे नोटेशन उपयोगी हो सकता है, जैसे कि एक्सेप्ट एनकोडिंग, यूजर एजेंट। ऐसे हेडर्स को अगर हम यहाँ पे रीड करना चाहे तो एरे नोटेशन से हम इजीली कर सकते हैं। कुकी, कुकी भी यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अपने पास अवेलेबल है। कुकी, कुकी का नाम चाहते हैं तो कुकी नेम, उसकी वैल्यू तो कुकी नेम डॉट वैल्यू। इजीली
अदरवाइज तो पता है ना, कुकी को रीड करने के लिए 3 स्टेप की प्रोसेस, 2 स्टेप की। पहले हम गेट कुकीज करेंगे तो एरे मिलेगा, फिर उसको उसमें लूप चला के जो कुकी हमें ढूंढनी है उसको ढूंढते हैं सर्वलेट में। यहाँ पे इजीली कुकी डॉट, कुकी का नाम डॉट उसकी वैल्यू। काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सिंपल और एडवांटेजियस एक्सप्रेशन लैंग्वेज। इनिट पैरामीटर, दैट इज अगर वेब डॉट एक्सएमएल से एप्लीकेशन को कोई इनिशियल पैरामीटर्स पास किए गए हैं तो हम यहाँ पे उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं इनिट पैरामीटर। इट लेट अस टू एक्सेस द context initialization parameters. For example, if we want to access the initial parameter def color, then we can write init param dot default color. सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली डेफ कलर आएगा, जो भी नाम है वेरिएबल का वो आएगा। देन पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप एंड एप्लीकेशन स्कोप। एमवीसी में जब हम एमवीसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमने ये देखा है कि सर्वलेट से हम बिन को क्रिएट करते हैं और उसे कहीं पे हम स्टोर करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्कोप्ड वेरिएबल। तो सर्वलेट में हम ऐसा करते थे, जब हम सर्वलेट में से बिन को स्टोर करते थे और जेएसपी में जब हम जेएसपी यूज बिन और गेट प्रॉपर्टी का यूज करते थे तो हम स्कोप एट्रीब्यूट वहां पे लिखते थे, है ना। क्योंकि अगर स्कोप एट्रीब्यूट सही ढंग से नहीं लिखा है, सही तरह से उपयोग नहीं किया है, तो सर्वलेट से जो डेटा, जो रिजल्ट जनरेट किया है वो हम जेएसपी में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर सर्वलेट से जो हमने रिजल्ट जनरेट किया वो अगर रखा है तो हमें रिक्वेस्ट से एक्सेस करना होगा उसको। अगर हमने उसको सेशन में रखा है तो सेशन से उसे एक्सेस करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज की जब बात आती है, जब अगर हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो हमें केवल उस बीन का नाम लिखना है, स्कोप लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप सिक्वेंशियली वो ढूंढेगा उसको। अगर हम किसी बीन को एक्सेस करने का कोड लिखेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज से तो वो पहले उस बिन को करंट पेज में ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो करंट रिक्वेस्ट में ढूंढेगा, वहां पे भी नहीं मिलेगा तो करंट सेशन में ढूंढेगा, और वहां पे भी अगर नहीं मिलता तो करंट एप्लीकेशन में ढूंढेगा। ये वो अपने आप करता है। लेकिन आप सपोज कि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जहां पे आप स्पेसिफिक स्कोप में उसको ढूंढना चाहते हो, मतलब कि आपको पर्टिकुलर बिन एक्सेस करना है सेशन से, और अगर वो सेशन में ना हो तो नहीं चाहिए, मतलब किसी और स्कोप से नहीं चाहिए, वो सेशन से ही आपको ढूंढना है। तो ऐसे केसेस में आपको 4 प्री डिफाइंड वेरिएबल्स यहाँ पे दिए गए हैं, पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप एंड एप्लीकेशन स्कोप, कि जो आप वेरिएबल के आगे लिख सकते हो, बिन के आगे लिख सकते हो। दिस ऑब्जेक्ट्स लेट अस टू रिस्ट्रिक्ट द सर्चिंग फॉर दिस स्कोप्ड वेरिएबल, दैट इज if we write dollar in curly brackets name, the system will look for the attribute name in the order, first of all page, then the request, session and application. But if we write request scope dot name, then it will search the uh, variable named name in request only, and if it does not exist it will simply return an empty string. It looks only in http servlet request for the name. तो जब आप ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि भाई मेरा बिन मुझे अगर इस जगह पे हो तो चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना कि एक ही नाम का बिन अलग अलग स्कोप में रखा है आपने और आप पर्टिकुलर स्कोप वाले बिन को एक्सेस करना चाहते हो, तो ये वेरिएबल्स हमें उपयोगी हो सकते हैं। अब ये जो हमने बात की यहाँ पे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स की, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। Implicit objects, using implicit objects, request parameter param डॉट मैसेज। आई हुई रिक्वेस्ट में मैसेज नाम का कोई पैरामीटर है, अगर मतलब वो होता है ना क्वेश्चन मार्क के बाद,
उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, मैसेज नाम का वेरिएबल पैरामीटर। अगर नहीं है तो एम्प्टी, अगर है तो उसकी वैल्यू। फिर हमने यूजर एजेंट हेडर जो है उसको रीड किया। देखो कैसे, हेडर एरे नोटेशन यूजर एजेंट, फिर एक्सेप्ट हेडर, हेडर डॉट एक्सेप्ट डॉट नोटेशन, कुकी वैल्यू, कुकी डॉट जे सेशन आईडी डॉट वैल्यू। जे सेशन आईडी पता है ना, वो कुकी होती है कि जो सेशन ट्रैकिंग के बाद इंटरनली होती है, उसकी वैल्यू हमने डिस्प्ले करवाई। सर्वर इन्फो, सर्वर की इंफॉर्मेशन, पेज कंटेक्स्ट डॉट सर्वलेट कंटेक्स्ट डॉट सर्वर इन्फो। सर्वलेट कंटेक्स्ट के जरिए हम सर्वर की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सर्वलेट कंटेक्स्ट को हम रिट्रीव कर सकते हैं पेज कंटेक्स्ट के जरिए। देखो यहाँ पे इसका आउटपुट, सी, ये जो रिक्वेस्ट की है उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद मैसेज, और यहाँ पे मैसेज पैरामीटर की वैल्यू है ऑल इज वेल। तो फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, पैराम डॉट मैसेज, तो आउटपुट में क्या आया, ऑल इज वेल। फिर हमने यूजर एजेंट मतलब कि ब्राउजर, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले की। फिर एक्सेप्ट हेडर, हेडर डॉट एक्सेप्ट, उसकी वैल्यू देखो कौन कौन से रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करता है। फिर जे सेशन आईडी की वैल्यू, सी द यूनिक आईडी ऑफ करंट सेशन। देन सर्वर की इंफॉर्मेशन, अपाचे टॉमकेट 5.5.9। तो ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जो है जेएसपी के, वो हमने यहाँ एक्सप्रेशन लैंग्वेज के, वो हमने यहाँ पे यूज किए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। हैज एनीबडी एनी डाउट?